12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जान ही रहा है। लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी। और जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में, तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया था। क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा। लेकिन बहुत सारी जैसे योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निरी, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे, वही जब कुछ नहीं चलता है तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी, कैसे उसमें लिप्त थे हर तबके के लोग, कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। केक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। ये है इसमें हाउ एडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन जस्ट 6 years। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है। यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। ये थोड़ा देखे होते ना तो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और कैसे आप कर रहे थे। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था। और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे कुल 130 संकल्प थे। अब आप लोग भी
वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी 2016 में या अगस्त 16 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को, देश के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा हुई थी कि उन्हें हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6-7 महीने गुजर गए। खैर, मार्च में जनता ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि आप कुछ कर सकें। लेकिन इसमें बैडमिंटन में सुश्री पीवी सिंधु, कुश्ती में सुश्री साक्षी मलिक, जिम्नास्टिक में सुश्री दीपा कर्माकर, इन 3 खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन उनकी राशि नहीं मिल पाई। और फिर जब हमें जानकारी मिली कि घोषणा राज्य शासन की है, तो 26 जनवरी 2018 को हम 24 जनवरी को हमने इस 18 में इस कार्यक्रम को किया। 26 जनवरी को इन सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने वो राशि उपलब्ध कराई। आप लोग घोषणा के अलावा करते क्या थे? लेकिन हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। महोदय, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बजट का जो आकार है यह दोगुने से अधिक बढ़ा है। 2016-17 के अंदर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट था। और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया।